Hello students. So welcome to the demo class, guys. The topic which we are going to discuss for this class is cell cycle and cell division. This topic comes under class 11th and this is very much important for NEET exam. Alright. So for that we are going to discuss it now. देखो सेल के बारे में you would have studied in class 8 or class 9. In fact, in class 10th also you might have studied something about chromosome, gene and all. Everything comes under this topic only. So it is not new. You already know lots of things about this chapter. बस we are going to elaborate this thing. ठीक है, हम इसको elaborate करके थोड़ा सा पढ़ेंगे और nothing much. तो चलो पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या है इस टॉपिक में, क्या कवि क्या कहना चाहते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर. तो सिंपली पहले तो हमें जानना चाहिए कि सेल डिवीजन क्या होता है. सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल है वो डिवाइड करेगा, एक से दो बन जाएगा. सिंपली कुछ ऐसे भी सेल है जो कि एक से दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा. बाइनरी फिजन एक होता है, फिजन का ही टाइप है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, तो लाइक दैट. बट हम लोग अभी स्टैंडर्ड ये देखने वाले हैं कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जा रहा है. ठीक है, अब ये डिवाइड होगा, जो सेल डिवीजन होगा, तो मेनली सेल डिवीजन दो तरह से होता है. जो डिवीजन प्रोसेस है सेल का, ये कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा. एक को आप कहते हो माइटोसिस और दूसरे को कहते हो मियोसिस. व्हाट इज दिस माइटोसिस और मियोसिस? This is the process by which cell is getting divided. Alright? So mitosis एक अलग तरीका होता है, मियोसिस एक अलग तरीका होता है. क्या होता है दोनों के अंदर, ये इस बात को समझ लो. मान लो कि एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है 2n. ठीक है, 2n का मतलब तो जानते हो ना, डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम का नंबर कंप्लीट है. क्रोमोसोम कैसे सेल में दिखते हैं? ऐसे, राइट? क्रोमोसोम ऐसा दिखता है. तो अगर इस सेल के अंदर सारा का सारा क्रोमोसोम ऐसे पेयर में है तो यू कॉल इट एज डिप्लॉयड. अगर ऐसा एक सेल है जिसका क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, ऐसा दिख रहा है, देन यू कॉल दैट सेल एज हैप्लॉयड. ठीक है, माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि मान लो ये कोई सेल है 2n है और ये डिवाइड करके जो नया दो डॉटर सेल बना है, अगर वो सेल भी 2n है तो उसको आप कहते हो आप माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब क्या है कि मदर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर था, डॉटर सेल में भी वही नंबर है, तो दैट इज कॉल्ड माइटोसिस. मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें भी सेल डिवाइड होगा, बट मान लो ये सेल है जो कि 2n है और डिवाइड होके जो दो नए सेल बने, अगर वो लोग 2n ना होके n हो जाए, हैप्लॉयड हो जाए, तो दैट काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस. देखो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, जो कि अभी मैंने बताया ना, पेयर में जो क्रोमोसोम है लाइक दिस, ये क्रोमोसोम दोनों से, ये एक क्रोमोसोम है, मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, तो ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे. एक में ये वाला चला जाएगा मान लो, तो दूसरे में ये वाला चला जाएगा. So this is how it behaves. तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जा रहा है, you call it रिडक्शनल डिवीजन. आप इसको मियोसिस को क्या कहते हो? रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन, ये रिडक्शनल डिवीजन है. जबकि माइटोसिस क्या है? माइटोसिस नॉन रिडक्शनल डिवीजन होता है. नॉन रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो ये डिवीजन के दो टाइप होते हैं, इस बात को आपको समझना चाहिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो दैट इज कि सेल डिवाइड क्यों करता है. सेल साइकिल पे आने से पहले हमें यह भी जानना है कि व्हाई दिस सेल डिवीजन अकर्स. इसका कॉज क्या है? कॉज ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के क्या क्या कॉज है? तो सेल डिवीजन के कॉज को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक बात समझना होगा कि एक कोई सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है, जो पूरे सेल का वॉल्यूम है, वो सब कांस्टेंट रहता है. मतलब किसी सेल के लिए ये वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एवरीथिंग इज कांस्टेंट.
मतलब उसके लिए एक फिक्स है, लिमिट है। उस इंडेक्स को जो मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उसको कहते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स we very often we call it as KI। कैरियोप्लाज्मिक में कैरियो वर्ड जो है इट डिनोट्स न्यूक्लियस। जहां भी आप कैरियो वर्ड सुनोगे इट मीन्स न्यूक्लियस। प्लाज्मिक इट स्टैंड्स फॉर द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म यू कैन से। ठीक है, तो इसका जो इंडेक्स है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स इन द सेंस कि इनका जो रेशियो है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म इसका जो रेशियो है किसी सेल का, हर सेल का एक फिक्स लिमिट होता है। अगर इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में KI के अंदर अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो जाए तो सेल डिवाइड करने लग जाएगा। तो पहला अपना कॉज क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस इन द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के अंदर क्या होगा, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस इन द सेंस कि अगर कहीं बढ़ जाए, साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ जाए, हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाए, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाए, चाहे न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाए, तो ये KI जो पहले फिक्स था अब तो चेंज होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे KI को, निकालने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूं। KI का निकालने का तरीका होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये होता है फॉर्मूला KI का। KI का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम, उसको आपको क्या डिवाइड करना है, तो आपको पूरे सेल का जो वॉल्यूम दिया है, पूरे सेल का वॉल्यूम VC से मैंने डिनोट किया, उसमें से अगर आप माइनस कर दो न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो आपको ये वाला वॉल्यूम तो मिल जाएगा ना जी, राइट। ये मैथ में आप कैसे निकालते हो, कोई एरिया वगैरह निकालना होता है, ऐसा करना होता है। मान लो मैं चाहता हूं कि इतने दूर का एरिया निकालूं, मुझे इतना इसका डायमेंशन दे रखा है, इसका डायमेंशन दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा एरिया निकाल लूंगा और थोड़ा सा इसमें से उस पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो इतना का एरिया मुझे मिल जाएगा। वैसे ही ये हाथ पूरा सेल, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाल लिया और उसमें से सेल में से न्यूक्लियस माइनस कर दिया तो आपको साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो दैट इंडेक्स इज कॉल्ड कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर अगर कैसा भी थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो वो सेल अपने आप को डिवाइड करने लग जाता है। तो पहला कॉज आपका डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। सेकेंड कॉज क्या है, सेकेंड कॉज है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है अगर ये बदल जाता है किसी सेल का तो वो सेल डिवाइड करने लग जाता है। कैसे, मान लो इतना बड़ा सेल है, ठीक है, नाउ फॉर सम रीजन इस सेल के अंदर मान लो बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म होने लगे, इसमें बहुत सारे प्रोटीन RNA वगैरह बनने लग गए। नाउ दिस सेल इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब जैसे ही ये बढ़ना शुरू होगा सेल अपने आप को क्या कर देगा, डिवाइड करने लगेगा। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट गोज। सेल डिवीजन का कॉज समझ लिया हमने, सेल डिवीजन क्या होता है ये समझ लिया। नाउ हाउ दिस सेल डिवीजन हैपेंस, कैसे होता है ये बात जानना है बहुत जरूरी। तो चलो उसको भी जानते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, उस स्टेप्स को हमने बांट के रखा है। तो जो सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन के स्टेप्स को हम फेज कहते हैं। फेज, पहला जो फेज है दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। इसको आप क्या कहते हो, इंटरफेज। और जो दूसरा फेज है इट इज कॉल्ड एज एम फेज। एम फेज, चाहे आप इसको माइटोसिस फेज या माइटोटिक लिखो तो ज्यादा बेटर है, माइटोटिक फेज। यू कॉल इट एज माइटोटिक फेज। तो अब ये इंटरफेज और एम फेज, माइटोटिक फेज का मतलब क्या है इस बात को जानते हैं। पहले तुम इतना समझ लो ड्यूरेशन। मान लो एक सेल है जो टोटल 24 घंटे में 1 आवर और यहीं से कंप्लीट होता है 24 आवर।
ये एक साइकिल चल रहा है 24 घंटे के अंदर, 24 आवर का साइकिल है, मतलब एक सेल 24 घंटे में अगर डिवाइड होकर 2 बन जा रहा है, तो यूं समझ लो ना कि जो इंटरफेस होगा उस 24 घंटे में से 23 घंटे तक इंटरफेस चलता रहेगा। ये टोटल टाइम जो होगा उस 24 घंटे का, ये टोटल टाइम जो होगा, दिस टाइम विल बी टेकन बाय इंटरफेस। इंटरफेस में सबसे ज्यादा देर तक सेल रहता है। जो एम फेज होगा बहुत ही रैपिड होता है और 1 आवर के अंदर एम फेज खत्म हो जाएगा। 23 घंटे इंटरफेस में और 1 घंटा एम फेज में, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। तो ये जो दोनों जो मतलब फेज है, इनमें प्रोलॉन्ग फेज है अपना इंटरफेज, सबसे ज्यादा देर यहीं पे सेल रहता है, और एम फेज बहुत शॉर्ट होता है। ठीक, और 24 घंटे की बात कर रहा हूं तो ह्यूमन सेल नॉर्मली 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है, लेकिन अगर आप उसको निकाल के लैब में डिवाइड करवाते हो तो हमारी बॉडी में तो डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं डिवाइड होगा, जरूरत है तो 24 घंटे में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करो ईस्ट सेल का, फंजाई जो है वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है एक बार, 90 मिनट्स उसको लगते हैं एक बार से डिवाइड करने को उसको। तो दिस इज हाउ इट गोज, सेल डिवीजन। जो 2 फेज हैं, हम लोग थोड़ा सा फेज पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फेज में आता है सेल डिवीजन के अंदर। जो इंटरफेज है, एम फेज है, क्या क्या होता है। देखो, इंटरफेज के अंदर अगर बात करें तो इसमें मेनली 3 फेज होते हैं। एक को हम बोलते हैं G1 फेज, दूसरे को बोलते हैं S फेज, और तीसरे को बोलते हैं G2 फेज। दिस G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। अगर कोई सेल सबसे पहले डिवाइड करता है तो इट गोज इन G1 फेज। हम पहले S फेज को समझ लें तो G1 और G2 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। S फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज का मतलब कि आरएनए, जो आरएनए ना बोल के अगर मैं डीएनए बोलूं तो ज्यादा बेटर है, जो डीएनए होगा इसी फेज के अंदर डिवाइड होता है। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होगा? एस फेज के अंदर में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। नाउ एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो एस फेज से पहले अपना G1 फेज होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। डीएनए बनने से पहले का फेज, और यहां डीएनए बन गया तो G2 को आप बोलते हो प्रो या पोस्ट कह दो, पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज, पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज, दिस इज प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। क्यों? क्योंकि एस फेज का मतलब ही होता है सिंथेटिक फेज, एंड हियर डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब G1 के अंदर क्या होता है, एस के अंदर, और G2 के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा बस इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, जैसे मान लो ये सेल है, यहां इसका न्यूक्लियस है, तो G1 फेज में क्या होगा, ये जो सिंथेटिक फेज के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब कुछ G1 में बन जाएगा। G1 फेज में क्या होगा, इस डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं सब की सब G1 फेज में बन जाती हैं। आरएनए बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है, जितना भी प्रोटीन बनाना है, आरएनए बनाना है, चाहे जो भी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें G1 फेज में बन जाएंगी। उसके बाद S फेज में आएगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। अब देखो एक बात, ऐसा क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर ही तो डीएनए है। अगर मान लो मैं इसमें से सिर्फ एक क्रोमोसोम को देखता हूं तो डीएनए जो बनेगा ना, तो इसी के ऊपर डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए इसी के ऊपर डबल हो जाएगा। अब ऐसा बोलो कि सर डीएनए तो डबल हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर भी तो डबल होना चाहिए। नहीं, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन जो डीएनए उस क्रोमोसोम के ऊपर लिपटे हुए हैं वही 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझो। डीएनए सिंथेसिस में डीएनए बस बनता है, क्रोमोसोम नहीं बनते। ऐसे क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं आपके इसमें नीट के एग्जाम में, कि वहां क्वेश्चन पूछ देता है क्रोमोसोम का नंबर वहां कितना होगा, तो वही रहेगा जो सेल के अंदर था। क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लो ना कि अगर मैं इस पेन के ऊपर एक धागा लपेट दूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि अब हाँ ये क्रोमोसोम हो गया। नाउ अब मैं इसी पेन के ऊपर दोबारा से एक और धागा लपेट दूं, अब मैं बोलूं कि अब 2 क्रोमोसोम हो गए, कभी नहीं।
अभी भी तो एक ही क्रोमोसोम, हाँ डीएनए डबल हो गया तो वही तो काम था, डीएनए को डबल करना था। डीएनए डबल हो जाएगा, उसके बाद क्रोमोसोम आगे बनेंगे। वो मेटाफोर्स में देखेंगे हम लोग माइटोटिक फेज के अंदर कि क्या होता है, कैसे क्रोमोसोम होता है। अभी यहाँ पे हमारा डीएनए बनने के लिए जो चीज चाहिए जीवन में बनेगा, सिंथेटिक फेज में डीएनए बन जाएगा। अब होगा G2 फेज शुरू। G2 फेज में क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन का टूटना शुरू होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटने लगेगा और इसके अंदर, हर सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं ना, जो सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रोसोम टूटेगा और ये सेंट्रियोल्स जो होंगे ये अपोजिट एंड में आना शुरू हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया तो सेंट्रियोल अपोजिट एंड में आने शुरू हो जाएंगे। दैट हैपेंस इन G2 फेज। इसी के साथ इंटरफेज खत्म हो जाता है। इंटरफेज खत्म होता है, उसके तुरंत बाद एम फेज शुरू होता है। लेकिन एक बात यहां समझने वाली है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे मान लो अभी मैं अपनी बात करूं तो अभी तो मेरा सेल कोई डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब अगर सेल मेरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो किस स्टेज में है, G1 में है, S में है, G2 में है कि M है, किस में है, इस बात को समझना है तुम्हें। क्योंकि ये क्वेश्चन ये एक बार आया हुआ है नीट एग्जाम में कि नॉन डिवाइडिंग सेल स्टेज, और ऑप्शन दिया हुआ था 3-4, तो उसमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। तो कैसे आप बताओगे कि वो सेल किस स्टेज में है जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, जो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा बना लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा G1 फेज शुरू होता है, यहां से G1 शुरू होता है, ठीक है, G1 फेज यहां तक मान लीजिए चला, दिस इज G1। उसके बाद से हम मान लेते हैं कि दिस इज S फेज, दिस इज G2 फेज एंड दिस वन इज M फेज जो माइटोटिक फेज। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई सेल अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो पहले तो वो G1 में ही नहीं जाएगा। एक बार मान लो पहले एक बार डिवाइड किया था, वो सेल बना डिवाइड होके, जैसे ही वो बना अपने आप को वो G1 फेज में लेके आएगा। G1 फेज में लाके अपने आप को प्रॉपर एक मैच्योर स्टेज अटेन करेगा। जैसे ही मैच्योर स्टेज अटेन हो गया तो वो अब S फेज में नहीं जाएगा, वो G1 से एक दूसरे फेज में चला जाता है जिसको हम G0 फेज कहते हैं। G0 फेज इज एक्चुअली इट इज अ क्वेसेंट स्टेज, क्वेसेंट फेज आप कह सकते हो। ये इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगा लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड G0 फेज। तो हमारी बॉडी का जो सेल है अभी G0 फेज में होता है, जो कि डिवाइड नहीं करा। अगर मान लो जैसे यहां की सेल की बात करूं तो ये G0 में है, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो इट हैज टू बी हील्ड। तो यहां के आसपास वाले सेल अब G0 से वापस G1 में आएंगे और G1 से साइकिल शुरू करके और सेल अपने आप को डिवाइड करके उस जगह को हील करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। सेल डिवीजन, इंटरफेज, एम फेज, और एक बस ये आता है अपना G0 फेज। तो G0 फेज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरफेज ओनली। एक्चुअल इंटरफेज का पार्ट नहीं है बट वी कॉल इट एज, क्योंकि इंटरफेज में ही है, मेटाफेज में नहीं है। ये एक अलग स्टेज है, दैट इज कॉल्ड क्वेसेंट फेज। ठीक, ये बात यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल अबाउट एम फेज। एम फेज को पढ़ना वैसे तो ये है बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत ज्यादा बड़ा है, बट आई विल ट्राई टू रैप इट अप एज सुन एज पॉसिबल। एम फेज के अंदर फर्दर बहुत सारे फेज होते हैं, छोटे 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 और भी फेज होते हैं। वी कॉल इट एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये चार जो छोटे छोटे फेज हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एम फेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूं मैं। मान लीजिए ये अपना सेल था, न्यूक्लियस अब टूट चुका है,
ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुका है, इसके अंदर का जो भी क्रोमोसोम था वो अब कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम के शेप में आ चुका है, जो भी क्रोमेटिन था, नाउ इट हैज अटेन्ड द शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम का शेप आ जाता है, दैट इज योर प्रोफेज। उसके बाद और एक और बात, G2 फेज में क्या हुआ था, ये जो हमारे सेंट्रियोल्स थे वो दोनों अपोजिट पोल पे आ चुके हैं। सेंट्रियोल से एस्टर फाइबर, एस्टर्स निकलने शुरू हो जाएंगे जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इस स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन भी G2 में ही सिंथेसिस हो जाता है। इंटरफेज के G2 फेज में ही ये ट्यूब्यूलिन सिंथेसिस हो जाएगा जिससे स्पिंडल फाइबर बनेंगे। नाउ एम फेज शुरू होगा। एम फेज में आप आसानी से क्रोमोसोम एकदम थिक हो चुके हैं। एम फेज, मेटाफेज ही वो स्टेज है जिसमें स्टडी ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल है। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल है इसमें। ये भी क्वेश्चन था एक बार कि स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज पॉसिबल ओनली इन, ऑप्शन दिया हुआ था बहुत सारा, उसमें मेटाफेज भी ऑप्शन था एंड इट वाज द राइट चॉइस। ठीक है, मेटाफेज वाज द आंसर। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्रोमोसोम एकदम थिकेंड हो चुके होते हैं, मोटे हो सकते हैं, बहुत अच्छे से अपीयर होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से ये स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बढ़ेंगे आगे। अब स्पिंडल फाइबर आगे कोशिश करेंगे इस क्रोमोसोम से भी अटैच्ड होने की। तो मान लो अगर मैं क्रोमोसोम ऐसे बना दूं, ऐसा अगर बना दूं, तो स्पिंडल फाइबर आके इस क्रोमोसोम से अटैच होगा। एक और क्रोमोसोम ऐसा ही होगा। सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे ऐसे लाइन में बन जाएंगे, ऐसे ऐसे लाइन में एक सारे के क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर सारे क्रोमोसोम से, एक क्रोमोसोम से इधर और दूसरे से ये इधर ऐसे जाके ज्वाइन हो जाएगा। नाउ क्योंकि डीएनए तो डुप्लीकेट हो चुका है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही डीएनए डुप्लीकेट हो चुका था, अब ये स्पिंडल फाइबर आके उनसे जब जुड़ेंगे तो वो डीएनए सेपरेट हो सकते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस अनदर क्रोमोसोम हियर इन द सेल। तो उस बात को हम समझते हैं। पहले इसे ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा कि मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम की जगह इस क्रोमेटिड, क्रोमोसोम का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड का बीच वाला हिस्सा सेंट्रोमेयर कहलाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। और इस सेंट्रोमेयर के बगल में ही एक स्टेज बनता है ऐसा, जिस स्टेप पे आके स्पिंडल फाइबर ज्वाइन करते हैं। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पे जिस लोकेशन पे अटैच्ड होते हैं दैट लोकेशन इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ये याद रखना, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर का मतलब क्या है कि स्पिंडल फाइबर जिस जगह पे आके क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से अटैच्ड हो रहा है उसी पॉइंट को आप कहते हो ये काइनेटोकोर। ठीक है, तो काइनेटोकोर ये होता है। अब दूसरी बात, ये काइनेटोकोर जैसे ही मतलब बन गया, स्पिंडल फाइबर उससे अटैच हो गया, कुछ स्पिंडल फाइबर यहां से निकलेंगे और डायरेक्टली इस साइड आके ज्वाइंट होंगे। वो ज्वाइन क्रोमोसोम से ज्वाइन नहीं करेंगे, वो लोग डायरेक्टली एक सेंट्रियोल से निकलेंगे, दूसरे सेंट्रियोल में भी ज्वाइन कर जाएंगे। कुछ एस्टर फाइबर जो कि स्पिंडल फाइबर है हमारे क्रोमोसोम से ज्वाइन कर जाएंगे, इधर भी वही हाल होगा। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो अगर पकड़ के उसको खींच रहा है, ये क्रोमोसोम उधर जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर आएगा, तो उस केस में हो सकता है कि पूरे सेल का शेप बदल जाए। तो उस चीज से बचने के लिए स्पिंडल फाइबर यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इस सेंट्रियोल से इस सेंट्रियोल तक आके अटैच होता है, ताकि उसको बेस प्रोवाइड कर सके, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके और आसानी से ये सेपरेट हो जाए। तो हमारा मेटाफेज जैसे ही खत्म होता है, एनाफेज शुरू होगा, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा ऐसा। स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली बन चुके हैं और धीरे धीरे सेपरेशन शुरू होगा। टीलोफेज में क्या होगा कि सेपरेट हो चुके रहेंगे, पूरे के पूरे ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, और अब क्रोमोसोम इस जगह पे आ चुके हैं, यहां क्रोमोसोम आ चुका है, यहां पे कुछ नहीं है अब, और ये स्पिंडल फाइबर जो थे वो धीरे धीरे ट्यूब्यूलिन उसका डीजनरेट कर रहा है और स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएंगे। नाउ जैसे ही बात होगा टीलोफेज एंड होगा, और टीलोफेज एंड होने के बाद से जब ये दोनों प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। उसको आप कहते हो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब क्या होगा, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि ऐसा बाहर वाला मेम्ब्रेन जो होगा अपने आप को अंदर की तरफ प्रेस करेगा,
बाहर का मेम्ब्रेन अपने आप को अंदर की तरफ प्रेस करेगा और धीरे 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 ये लोग डिवाइड हो जाएंगे, एक सेल उधर और एक सेल इधर, ये धीरे धीरे ऐसा ऐसा करते हुए ये सेल बन जाएगा। तो एक सेल उधर बन गया, एक सेल उधर बन गया और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस बन जाएगा। सेल हमारा रेडी, सेल डिवाइड, पूरा डिवीजन हो गया, खत्म सेल का। तो दिस इज हाउ माइटोसिस हैपेंस। अब मियोसिस पढ़ोगे तो मियोसिस में भी पता चलेगा कुछ और होता है, वहां क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हाफ हो जाता है दोनों सेल, तो वो मियोसिस वाला पार्ट होता है। अभी हम लोग वो नहीं पढ़ने वाले, अभी बस इतना, ठीक है। तो होप आई मेड माय पॉइंट्स क्लियर टू यू पीपल। अगर कोई डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ठीक। और चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट गाइस।